नमस्कार बच्चों, मैं आप सबकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका एक बार फिर से कक्षा षष्ठी की एक कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ, जो कि आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाया जाता है और नवीन पल्लव पाठ्य पुस्तक से संकलित किया हुआ है। इस कहानी का नाम है धरती कैसे बनी। हालांकि मैं आज कोई और कहानी अपलोड करने वाली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इस कहानी के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है, इसलिए मैं पहले इसी कहानी पर एक वीडियो बना रही हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये भी एक पत्र है बच्चों। आप लोगों को ये तो पता होगा कि चाचा नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी का नाम था इंदिरा प्रियदर्शिनी, जिनको हम इंदिरा गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो वो जब जवाहरलाल नेहरू जी जेल में होते थे तो इंदिरा गांधी को रास्ता दिखाने के लिए, अच्छी बातें बताने के लिए उनके साथ उनके पिता नहीं होते थे। तो उनका साथ देने के लिए, उनको नई चीज़ें सिखाने, बताने, समझाने के लिए वो अक्सर पत्र लिख करके अपनी बेटी को भेजते थे और उसी से वो सिखाया करते थे अपनी बेटी को बहुत सी चीज़ें। बाद में एक समय आया कि उन सारे पत्रों को संकलित करके, एकत्र करके एक पुस्तक के रूप में छापा गया, जिसका नाम रखा गया पिता के पत्र पुत्री के नाम। तो उसी पत्र से ये कहानी ली गई है, जो कि एक पत्र है, कहानी नहीं है असल में। हम लोग आज उसी पत्र को पढ़ेंगे। इससे पहले जो चैप्टर मैंने आपको बताया था वेनिका की चिट्ठी, उसमें भी पत्र ही था और इस कहानी में भी पत्र ही है। तो इसको पहले पढ़ते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते हुए अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शिनी को कई पत्र लिखे थे, जो पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। यह पाठ उसी पुस्तक का एक अंश है। अंश मतलब एक पार्ट है, बहुत पूरा पुस्तक नहीं है, पूरा पत्र नहीं है, बस एक पार्ट है, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इसमें उन्होंने अपनी बेटी को बताया है कि पृथ्वी जो है उसका जन्म कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुआ। पत्र लिखने से पहले पूरा जो एड्रेस वगैरह होता है वो यहाँ पे नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ से संबोधन से शुरू किया गया है। प्रिय इंदिरा, तुम जानती हो कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है और चांद धरती के चारों तरफ घूमता है। आप लोग भी ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे, आपने साइंस पढ़ाया है, सोलर सिस्टम पढ़ा है, तो आपने उसमें तो पढ़ा ही है कि धरती जो है वो सूरज के चारों ओर घूमती है और धरती का उपग्रह यानी सैटेलाइट जो चांद है वो धरती के चारों ओर घूमता है। शायद तुम्हें यह भी याद है कि ऐसे और भी कई गोले हैं, गोले मतलब और भी कई प्लैनेट हैं जो धरती की तरह सूरज का चक्कर लगाते हैं। आप लोगों को तो पता ही है प्लैनेट कितने हैं। तो वो सारे प्लैनेट सूरज के चक्कर लगाते हैं एक निश्चित दूरी पर, निश्चित समय में, जिसकी वजह से समय का रफ्तार सही तरीके से आगे बढ़ता है, दुनिया आगे चलती है। ठीक है, ये सब हमारी धरती को मिलाकर सूरज के ग्रह कहलाते हैं। तो वे गोले जो सूरज का चक्कर लगाते हैं, जो ये सूरज है और सूरज का चक्कर लगाने वाले ये गोले हैं, तो ये गोले जो हैं सूरज के जो चक्कर लगाते हैं वो सारे गोले, धरती भी, ग्रह कहलाते हैं, यानी प्लैनेट जो हैं उनको हिंदी में ग्रह कहते हैं। चांद धरती का उपग्रह कहलाता है, सूरज का ग्रह कहलाती है धरती, और धरती का उपग्रह कहलाता है चांद। यानी कि जब किसी शब्द में उप लग जाता है तो उसका मतलब होता है उससे छोटा, यानी उसके पीछे वाला। तो धरती अगर ग्रह है तो उसके पीछे जो है वो उपग्रह कहलाएगा। जैसे कि आप जानते हैं ना, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, तो ये क्या है कि उससे नीचे के पोस्ट है। उसी तरह जो उपग्रह है वो उसके नीचे के पोस्ट में आएगा। ठीक है, इसलिए कि वह धरती के ही आसपास रहता है, वो धरती से जुड़ा हुआ है। जैसे सूरज से जुड़ी हुई है धरती, तो धरती सूरज की ग्रह है, और उसी तरह चांद जो है वो धरती से जुड़ा हुआ है।
और उसी के आसपास घूमते रहता है, चक्कर लगाते रहता है, इसीलिए वो धरती का उपग्रह है। दूसरे ग्रहों के भी अपने अपने उपग्रह हैं, मतलब जो दूसरे और जो ग्रह हैं, जो और गोले हैं जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं, उन ग्रहों के भी अपने अपने उपग्रह हैं, यानी उनके अंश, उनके टुकड़े हैं जो उनके साथ रहते हैं, उनके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, तो वो उनके उपग्रह होंगे। ठीक है। सूरज, उसके ग्रह और ग्रहों के उपग्रह मिलकर मानो एक सुखी परिवार बन जाता है। यानी कि मान लीजिए सूरज है, सूरज के बाद बुध है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है, ये सारे, पृथ्वी है, ये सारे सूरज के ग्रह हैं। अब ये सारे ग्रह जो हैं उन सब के अपने अपने उपग्रह भी हैं, यानी सैटेलाइट भी हैं। तो वो सारे ग्रह, सारे उपग्रह, सूरज, सब मिलकर एक परिवार बनाता है। इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। और ये जो सारे सूरज, उनके ग्रह और उनके सारे उपग्रह हैं, उनका परिवार सौर जगत कहलाता है। और सौर का अर्थ होता है सूरज का, यानी कि सूरज का जगत, सूरज का संसार। सूरज ही सब ग्रहों और उपग्रहों का बाबा है, यानी सबके पिता है सूरज, सबको जन्म देने वाले हैं सूरज, सारे ग्रहों को भी और उन ग्रहों से जन्मे हुए उपग्रहों के भी। तो सबके बाबा होने की वजह से इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। सबका हेड होने की वजह से, सबको जन्म देने की वजह से इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। जैसे आप जानते हैं ना कि किसी परिवार का नाम लोग कैसे जानते हैं, उस परिवार का हेड के नाम से। जैसे शर्मा जी का परिवार, जैसे झा जी का परिवार, जैसे अहलावतों का परिवार। तो क्या हुआ, जो मुख्य है उसके नाम से परिवार का नाम पड़ता है। तो उसी तरह यहाँ पे सूरज जो है परिवार का मुख्य है, उसका जन्मदाता है, इसलिए परिवार का नाम सौर जगत पर पड़ा है। इसे सौर मंडल भी कहा जाता है। खैर, हम इस पाठ में सौर जगत के नाम से ही इसको पढ़ रहे हैं। रात को तुम आसमान में हजारों सितारे देखती हो, इनमें से थोड़े से ही ग्रह हैं और बाकी सितारे हैं। यहाँ तुम कौन है? इंदिरा प्रियदर्शिनी, जिसको पत्र लिखा जा रहा है। तो नेहरू जी बताते हैं कि रात को तुम आसमान में हजारों सितारों को देखती होगी, इनमें से थोड़े से ही ग्रह हैं और बाकी सब सितारे हैं। तो जितने सितारे हम लोग देखते हैं ना, वो सब ग्रह नहीं हैं, उसमें से कुछ ग्रह हैं और बाकी सब क्या है? सितारे हैं। क्या तुम बता सकते हो कि ग्रह और तारे में क्या फर्क है? आप लोगों को तो पक्का पता होगा कि ग्रह और तारों में क्या अंतर है, क्योंकि आप लोग साइंस पढ़ते हैं ना। ग्रह हमारी धरती की तरह सितारों से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आसमान में वे बड़े नजर आते हैं क्योंकि धरती से उनका फासला कम है। ग्रह जो है वो सितारों से छोटे होते हैं लेकिन फिर भी बड़े दिखते हैं। यहाँ तक कि चांद भी हमें बड़ा दिखता है, यानी कि धरती जब छोटी है तो चांद तो धरती से भी छोटा होना चाहिए क्योंकि वो उससे निकला है। जैसे सूरज से पृथ्वी छोटी है, लेकिन वो बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि दूर की चीजें जो होती हैं ना, वो हम लोगों को छोटी दिखती है। यानी कि जो पहाड़ भी दूर में हम लोग देखेंगे तो वो लगेगा कि बड़ा छोटा सा है। इसी तरह सितारे जो है ना, वो पृथ्वी से यानी बाकी ग्रहों से बहुत दूर हैं, जिसकी वजह से वो छोटा दिखता है। और सूरज से जो टुकड़े टूट के निकले हैं, यानी उसके ग्रह जो हैं, वो सूरज से दूर तो जा नहीं सकते क्योंकि वो उसका परिवार है, उसी से निकले हैं, उसके आगे पीछे घूमते हैं। तो वो सब धरती के पास पास हैं, इसलिए वो थोड़े बड़े दिखते हैं। तो ये समझ गए, सितारे दूर होने की वजह से छोटे दिखते हैं और धरती से फासला कम यानी दूरी कम होने की वजह से ग्रह जो हैं वो हमें बड़े दिखते हैं। ठीक ऐसा ही समझो जैसे चांद जो बिल्कुल बच्चे की तरह है, हमारे नजदीक होने की वजह से इतना बड़ा मालूम होता है। जैसे चांद जो है वो बहुत छोटा है, हालांकि ग्रहों से भी, सितारों से भी बहुत छोटा है, लेकिन हम तारों से बड़ा समझते हैं चांद को। वो हमें बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि वो धरती का ही टुकड़ा है, धरती के आसपास ही चक्कर लगाता है, पास में है, इसलिए वो हमें बड़ा दिखता है। लेकिन सितारों और ग्रहों को पहचानने का असली तरीका यह है कि वे जगमगाते हैं या नहीं। तो सितारों और ग्रहों में क्या मुख्य अंतर है? सितारे जगमगाते हैं
और ग्रह नहीं जगमगाते। सितारे जो हैं आप जब देखेंगे तो लगेगा जैसे ट्विंकल कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, लेकिन ग्रहों के साथ ऐसा नहीं होता। इसका सबब यह है कि, सबब मतलब कारण, इसका कारण यह है कि ग्रह जो हैं वो सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। चांद और ग्रहों में जो चमक हम देखते हैं वह धूप की है, यानी कि उनकी अपनी रोशनी नहीं होती। धरती की अपनी कोई रोशनी नहीं है, ना ही बाकी ग्रहों की अपनी रोशनी है। उनकी चमक जो होती है वो सिर्फ सूर्य के प्रकाश से वो चमकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये सूरज है और ये धरती है, तो धरती जब घूमती जाएगी घूमती जाएगी घूमती जाएगी तो ये जिस साइड, सूरज के जो साइड में जो भाग पड़ेगा धरती का वो लाइट करेगा, दूसरे साइड में अंधेरा रहेगा यानी रात रहेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि रात क्यों हो जाता है, क्योंकि उसकी अपनी चमक नहीं है और सूरज की रोशनी दूसरे साइड नहीं जा पा रही है। यानी उसकी अपनी रोशनी अगर होती, अगर पृथ्वी की अपनी रोशनी होती तो दोनों साइड बराबर उजाला होता, लेकिन नहीं हो पाता। यानी ग्रह जितने भी हैं धरती को मिलाकर या उनके जितने भी उपग्रह हैं वो सब सूरज की रोशनी से, उस धूप से चमकते हैं, उनका अपना प्रकाश नहीं होता। असली सितारे बिल्कुल सूरज की तरह हैं, वे बहुत गर्म जलते हुए गोले हैं जो अपने आप चमकते हैं। लेकिन दूसरे जो सितारे हैं जो चमकते हैं, जो ट्विंकल करते हैं, जो बहुत दूर हैं हमारे ग्रहों से, वो सब बहुत गर्म हैं, एकदम जलते हुए गोले। जैसे कि सूरज है आग का गोला, उसी तरह सितारे हैं आग के गोले, यानी सूरज भी जो हमारा है वो भी सितारा ही है। ठीक है, तो उनकी अपनी रोशनी होती है, उनका अपना प्रकाश होता है। दरअसल सूरज खुद एक सितारा है, जैसे बाकी सितारे हैं वैसे ही सूरज भी एक सितारा है और उसी सितारे के टुकड़े से बाकी ग्रहों का निर्माण हुआ है। हमें यह बड़ा आग का गोला सा मालूम होता है इसलिए कि धरती से उसकी दूरी और सितारों से कम है। लेकिन हम सूरज सितारा है फिर भी वो हमें बड़ा दिखता है, कारण कि हमारी पृथ्वी सूरज के ही आसपास घूमती है, सूरज का ही टुकड़ा है, सूरज से जुड़ी हुई है, इसलिए हम सूरज को बड़ा देख पाते हैं। बाकी सितारों से पृथ्वी का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए वो बहुत दूर है और दूर होने की वजह से वो छोटा नजर आता है। इससे अब तुम्हें मालूम हो गया कि हमारी धरती भी सूरज के परिवार में, सौर जगत में है। हम समझते हैं कि धरती बहुत बड़ी है और हमारे जैसी छोटी सी चीज को देखते हुए वह है भी बहुत बड़ी। अगर किसी तेज गाड़ी या जहाज पर बैठो तो इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में हफ्तों और महीनों लग जाते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि पृथ्वी बहुत बड़ी है और हम तो छोटे से हैं ना, तो हम जैसे छोटे जीव के लिए सच में पृथ्वी बहुत बड़ी है। हम लोगों को पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंचने में हफ्तों और महीनों बिताना पड़ सकता है, किसी गाड़ी में भी या फिर किसी जहाज में। लेकिन हमें चाहे यह कितनी ही बड़ी दिखाई दे, असल में यह धूल के एक कण की तरह हवा में लटकी हुई है। लेकिन धरती हमारे लिए तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस यूनिवर्स के लिए, इस संसार के लिए एक धूल के कण के जैसे, एकदम छोटे से कण के जैसे, टुकड़े के जैसे वो हवा में लटकी हुई है, अंतरिक्ष में लटकी हुई है। सूरज धरती से करोड़ों मील दूर है और दूसरे सितारे इससे भी ज्यादा दूर है। अब सोच के देखो कि कितना बड़ा है ये यूनिवर्स, स्पेस। तो उस सारे में हमारी जो धरती है उससे करोड़ों मील दूर है सूरज, तब इतना बड़ा दिखता है। और जो सितारे हैं जो इतने छोटे छोटे दिखते हैं वो तो उससे और भी सैकड़ों करोड़ों मील दूर होंगे। तो सोचो कितना बड़ा है ये यूनिवर्स और उसमें धरती कितनी छोटी सी जगह रखती है। ज्योतिष या वे लोग जो सितारों के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं हमें बतलाते हैं कि बहुत दिन पहले हमारी धरती और सारे ग्रह सूर्य में ही मिले हुए थे। ज्योतिष जानने वाले या स्पेस के बारे में जो पढ़ाई करते हैं, जो सितारों के बारे में पढ़ाई करते हैं, वे सब बताते हैं, उन सब का कहना है कि हमारी धरती और बाकी जितने भी ग्रह हम जानते हैं वो सब पहले सूरज के ही हिस्से थे।
आजकल की तरह उस समय भी सूरज जलती हुई धातु का निहायत गर्म लोहा था। तो जैसे आज सूरज एकदम गर्म है ना, आग का गोला है ना, पहले भी वो निहायत गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्म गोला था और भी बड़ा था, क्योंकि उसमें तब तक ये सारे ग्रह भी जुड़े हुए थे। किसी वजह से सूरज के छोटे छोटे टुकड़े उससे टूटकर हवा में निकल पड़े। अब कुछ ऐसा हुआ होगा, कोई विस्फोट हुआ होगा या जलकर कोई टुकड़ा गिरा होगा, जिसकी वजह से उसके छोटे छोटे कुछ टुकड़े निकलकर हवा में निकल गए। लेकिन वे अपने पिता सूर्य से बिल्कुल अलग ना हो सके। लेकिन जैसे अब सूर्य से छोटे छोटे टुकड़े निकले तो, लेकिन पूरा दूर नहीं जा पाए, वो सूरज से कनेक्टेड रह गए ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से वो सूरज से एकदम से अलग नहीं हो पाए, दूर नहीं हो पाए। वे इस तरह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे, और वो चूंकि सूरज से अलग नहीं हो पाए, उससे दूर नहीं हो पाए, तो वो सूरज के इर्द गिर्द यानी उसके अगल बगल चक्कर लगाने लगे, घूमने लगे, जैसे उनको किसी ने रस्सी से बांध रखा हो। और वो अलग क्यों नहीं हो पाए, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनको रस्सी से बांध दिया हो, उनको अलग होने ही नहीं दे रहा हो। यह विचित्र शक्ति जिसकी मैंने रस्सी से मिसाल दी है, वह ऐसी ताकत है जो छोटी चीजों को बड़ी चीजों की तरफ खींचती है। अब जिसको रस्सी कहा गया है, जिसके द्वारा सूरज अन्य ग्रहों से जुड़ा हुआ है, वो एक ऐसी ताकत है जो छोटी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। मतलब अगर सूरज बड़ा है तो और धरती छोटी है तो धरती को अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन धरती से छोटा है चांद तो धरती चांद को अपनी ओर खींचेगी। और अगर उससे भी छोटा कोई चीज़ होता जो चांद से निकला हुआ है तो चांद उसको अपनी ओर खींचता है, यानी अपने से छोटे चीज़ों को अपने तरफ खींचती है। यह वही ताकत है जो वजनदार चीज़ों को धरती पर गिरा देती है। जिस चीज़ में वेट होता है तो उसको हम अगर उछालते हैं तो वो धरती पर गिर जाती है, वो ऊपर हवा में तैरते नहीं रहती है। जैसे हमारा गेंद होता है, उसको हम उछालते हैं और वो फिर से ज़मीन पे गिरता है। किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो धरती जो है उसमें जो आकर्षण है, उसमें गुरुत्वाकर्षण जो है वो गेंद को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, उसी तरह गुरुत्वाकर्षण सूरज में भी है, जो धरती और बाकी ग्रहों को अपने तरफ खींच के रखता है, जोड़ के रखता है। ठीक है, हमारे पास धरती ही सबसे भारी चीज है, इसी वजह से वह हर एक चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। हम लोग भी खड़े रहते हैं, क्यों? क्योंकि धरती हमें अपनी ग्रेविटी की वजह से संभाल कर रखती है, खींच कर रखती है, इसलिए, वरना हम तो लुढ़कते पुढ़कते रहते। अब सबसे भारी हमारे बीच में धरती है, इसलिए धरती हम सबको अपने साथ खींच के रखती है, सारी चीज़ों को, सारे सामान को खींच कर रखती है, क्योंकि वो बड़ी है, बाकी चीज़ें छोटी हैं। इस तरह हमारी धरती भी सूरज से निकल भागी थी, और जिस तरह से वो टुकड़े सूरज के हुए थे और बहुत सारे टुकड़े आसमान में, अंतरिक्ष में बिखर गए, उसी तरह धरती भी जो थी वो सूरज से ही निकल कर भागी थी, उसी का एक टुकड़ा थी। उस जमाने में ये बहुत गर्म रही होगी, और जब वो सूरज से निकलकर गिरी होगी, अलग हुई होगी, उस समय वो बहुत गर्म होगी। जैसे कि आपने कभी देखा है आग जलता हुआ, आग से जो चिंगारी निकलती है तो वो पहले गर्म होती है ना, और फिर धीरे धीरे वो ठंडी हो जाती है। तो ठंडी होती है बहुत जल्दी, क्योंकि चिंगारी बहुत छोटी सी होती है, तो जितनी छोटी होती है उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है। लेकिन पृथ्वी छोटी होकर भी बहुत छोटी तो नहीं थी, हमारे लिए वो बहुत बड़ी है, तो उसको भी ठंडे होने में टाइम बहुत लगा होगा। तो सूरज से निकल कर जब पृथ्वी या बाकी ग्रह गिरे होंगे तो चिंगारी की तरह वो भी गर्म रहे होंगे। तो उसी तरह उस जमाने में धरती बहुत गर्म रही होगी जब वो सूरज से अलग हुई होगी। इसके चारों तरफ की हवा भी बहुत गर्म रही होगी, लेकिन सूरज से बहुत ही छोटी होने के कारण वो जल्दी ठंडी होने लगी। लेकिन सूरज से धरती बहुत छोटी है, हमें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन सूरज के तो बस एक टुकड़ा मात्र है। तो वो सूरज से बहुत जल्दी ठंडी होने लगी, बहुत जल्दी। और लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं, सूरज के लिए वो बहुत जल्दी है क्योंकि सूरज बहुत बड़ा है, लेकिन
इतनी छोटी भी नहीं थी धरती कि वो 10 दिन में या 20 दिन में या 5 साल में ठंडी हो जाती। धरती को भी ठंडी होने में कई साल लगे, लाखों बरस लग गए। सूरज की गर्मी भी दिन दिन कम होती जा रही है। जैसे आग, कोई भी आग धीरे धीरे जलकर खत्म हो जाता है ना, उसी तरह सूरज भी आग का गोला है, तो धीरे धीरे वो भी कम हो रहा है। वो भी आग का गोला जो है धीरे धीरे बुझने तक पहुंच रहा है। लेकिन चूंकि धरती बहुत छोटी थी इसलिए जल्दी ठंडी हो गई सूरज से। सूरज अभी भी उतना गर्म है, लेकिन उसे बिल्कुल ठंडे हो जाने में लाखों बरस लगेंगे। अभी भी सूरज को लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे एकदम से ठंडा होने में। कोई व्यक्ति वहां अभी जा नहीं सकता है, वजह कि वो बहुत गर्म है, उसके आसपास का परिवेश भी बहुत गर्म है। लेकिन कुछ साल ऐसे बीतेंगे, कुछ लाख वर्ष बीतेंगे, तब वो ठंडा हो जाएगा, तब वहां पर भी आदमी जा सकता है, जैसे अब धरती पर जाया जा सकता है। धरती के ठंडे होने में बहुत थोड़े दिन लगे, सूरज के मुकाबले बहुत थोड़े दिन लगे, लेकिन ये बहुत कम दिन फिर भी नहीं था। जब यह गर्म थी तब इस पर कोई जानदार चीज जैसे आदमी, जानवर, पौधा या पेड़ न रह सकते थे। सब चीजें जल जाती। जब धरती गर्म थी तो उस पर हम लोग अगर रहते तो हमारा क्या होता, हम जल जाते ना। उसी तरह कोई भी लिविंग थिंग उस समय धरती पर नहीं रह सकता था। अगर रहता तो सब जल जाता। जैसे सूरज का एक टुकड़ा टूटकर धरती हो गई, इसी तरह धरती का एक टुकड़ा टूटकर निकल भागा और चांद हो गया। अब जैसे एक बड़ा आग का गोला है, उसमें चिंगारी निकली, उसका एक दूसरा टुकड़ा निकला, उस टुकड़ा में से भी कुछ चिंगारी निकल के निकला, तो वो सूरज से एक टुकड़ा धरती निकला, धरती में से भी एक टुकड़ा जलकर अलग हो गया, वो चांद था। तो चांद धरती से भी बहुत छोटा है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि चांद के निकलने से जो गड्ढा हो गया वो अमेरिका और जापान के बीच का प्रशांत सागर है, पैसिफिक ओशन। अब जैसे कोई चीज है, मान लो कि ये धरती है हमारी, अब इसमें से एक टुकड़ा निकलेगा तो ये जगह तो खाली हो जाएगा ना, ये गड्ढा हो जाएगा ना। तो बहुत लोगों का मानना है कि ये जो जगह से निकल के चांद बाहर निकला ना, तो यहाँ जो गड्ढा बना वही है पैसिफिक ओशन। ठीक है, मगर धरती को ठंडे होने में भी बहुत दिन लग गए। अब छोटा है सूरज से, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है, उसको ठंडा होने में बहुत टाइम लगा। धीरे धीरे धरती की ऊपरी तह तो ज़्यादा ठंडी हो गई, लेकिन उसका भीतरी हिस्सा गर्म बना रहा। और समय बीतता गया, करोड़ों वर्ष लगे, धरती धीरे धीरे ऊपर से ठंडी हो गई। वहाँ पे पेड़ पौधे, इंसान, जानवर सब रहने लगे, हमारे रहने के लायक धरती बन गई। लेकिन फिर भी अभी भी हमने पढ़ा है ना, कोर जो है धरती का, वहाँ पर अभी भी लावा है। ठीक है, तो उसका भीतरी हिस्सा अभी भी गर्म बना हुआ है, अभी तक पूरा ठंडा नहीं हुआ है। अब भी अगर तुम किसी कोयले की खान में घुसो तो ज्यों ज्यों तुम नीचे उतरोगी गर्मी बढ़ती जाएगी। अगर हम लोग हल्के तौर पे महसूस करना चाहते हैं तो धरती में जैसे जैसे नीचे जाएंगे धरती में गर्मी बढ़ती जाएगी। कोयले के खान जो देखे होंगे, कोल फील्ड, उसमें ऐसा महसूस किया जा सकता है। शायद अगर तुम बहुत दूर नीचे चली जाओ तो तुम्हें धरती अंगारे की तरह मिलेगी। अंगारे मतलब जलते हुए कोयले की तरह। चांद भी ठंडा होने लगा। अब चांद भी जब धरती से निकला होगा तो चांद तो गर्म होगा ही, क्योंकि वो भी आग का टुकड़ा था। चांद भी ठंडा होने लगा, लेकिन वो धरती से बहुत ज़्यादा छोटा था, क्योंकि वो धरती का टुकड़ा था, इसलिए उसका ठंडा होने में धरती से भी कम समय लगा। वो बहुत जल्दी ठंडा हो गया। तुम्हें उसकी ठंडक कितनी प्यारी मालूम होती है। और चांद ठंडा होते होते इतना ठंडा हो गया कि जब वो रहता भी है तो उसकी शीतलता हम लोग महसूस करते हैं, उसकी ठंडक हम लोग महसूस करते हैं, उसमें गर्मी बिल्कुल नहीं महसूस होता है। उसे ठंडा चांद ही कहते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, क्योंकि वो बहुत छोटा था धरती से भी। शायद वह बर्फ के पहाड़ों और बर्फ से ढके हुए मैदानों से भरा हुआ है। वो इतना ठंडा हो गया कि वो बर्फ के पहाड़ से और मैदान से एकदम से भर गया, यानी वहाँ पे गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ शीतलता है। जब धरती ठंडी हो गई तो हवा में जितनी भाप थी वो जमकर पानी बन गई और मेघ बनकर बरस गई। अब धरती की ऊपरी सतह की बात की जा रही है कि वो धीरे धीरे जब ठंडी हुई तो जो भाप था, जब तक आग था तो उसके आसपास जो हवा थी वो गर्म था,
लेकिन जब धरती ठंडी हुई तो हवा भी धीरे धीरे ठंडी होने लगी ना। तो जब वो हवा ठंडी हुई तो भाप बनकर वो धीरे धीरे जमने लगी और जमकर वो पानी बन गई। ठीक है, हम देखते हैं ना कि जब बर्तन में भाप उठता है, वेपोराइज होता है, तो वो क्या होता है, बर्तन के ऊपर जमा होता है, उसके ढक्कन पे जमा होता है और फिर पानी बन के टपकता है। कभी आप किचन में मम्मी के पास जाएंगे तो ये देखेंगे आप कि चाय बना रही है मम्मी ने ऊपर प्लेट रखा हुआ है, ढका हुआ है बर्तन को। जब वो उठाती है तो उस पर से पानी की कुछ बूंदे गिरते हैं। तो वो पानी कौन सा होता है? वही भाप होता है जो उस पानी में से, चाय के पानी में से निकल के ऊपर को उठता है और वहां पे जमकर फिर पानी के रूप में गिरता है। तो वही हवा जो थी, गर्म हवा जो ठंडी हुई और फिर ठंडी होकर ऊपर गई, पानी जम गया और वो भाप जम गया और फिर पानी बनकर, मेघ बनकर, वो बारिश बनकर बरस गई। उस जमाने में बहुत पानी बरसा होगा। जितनी गर्म हवा थी वो सब ठंडी हुई, ऊपर गई, उतनी बारिश हुई हो तो उस समय में बहुत बारिश हुआ होगा, बहुत पानी बढ़ा होगा। यह सब पानी धरती के बड़े बड़े गड्ढों में भर गया और इस तरह बड़े बड़े समुद्र और सागर बन गए। और जो पानी बरसा था वो सब तो धरती को ठंडा करने में काम आया ही, उसके साथ साथ क्या हुआ, धरती पर जितने भी गड्ढे थे उन सब में वो पानी जमा होने लगा और धीरे धीरे नदियां, समुद्र, सागर सब बन गए। ज्यों ज्यों धरती ठंडी होती गई और समुद्र भी ठंडे होते गए, त्यों त्यों दोनों प्राणवान चीजों के रहने लायक होते गए। और बताया गया है कि जैसे जैसे धरती ठंडी हुई, समुद्र भी ठंडा होता गया, पानी हुआ, पानी जमा हुआ, वैसे ही ये दोनों जो थे प्राणवान यानी लिविंग थिंग्स के रहने के लायक बनते चले गए। फिर पेड़ पौधे आए, जानवर आए, इंसान बने और ये धरती हमारी माँ बन गई। ठीक है, तो और यहाँ पे अंत में जैसा कि हम पत्र में लिखते हैं अपना नाम, तो पहले पत्र का फॉर्मेट यही होता था कि इस साइड लिखा जाता था, लेकिन अब पत्र के फॉर्मेट में हम लोग अपना नाम आदि यहाँ पे लिखते हैं, है ना, जैसा कि मैंने बताया। खैर, इस कहानी का जीवन मूल्य यानी मोरल है कि हमारा सौर मंडल जो है रहस्यों से भरा हुआ है। हमारे सौर मंडल में बहुत सारे अभी भी रहस्य हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी हम लोगों को जानना बाकी है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हम लोगों को आगे इस रहस्य से अवगत कराएंगे, यानी इस पे पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में जानकारियाँ खोजेंगे, शोध करेंगे, सर्च करेंगे और उस रिसर्च को हमारे सामने पेश करेंगे। तो कल को मैं भी बड़ी प्राउडली बोलूँगी कि मेरे बच्चे इतनी तरक्की कर गए, उन्होंने सौर मंडल का रहस्य पता किया। चलो बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो हम बहुत कुछ जानते हैं और स्पेशली चिल्ड्रंस डे में हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं, फिर भी यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी थी, कुछ पुस्तकें लिखे थे जो कि यहाँ पे हैं। ये बहुत फेमस है, भारत की एक खोज। ठीक है, तो अगर कभी मौका मिले तो पढ़िएगा ज़रूर, आपके स्कूल की लाइब्रेरी में शायद हो। अब ये देखिए, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जहाँ जहाँ ये डॉट डॉट दिया है उसको आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। नहीं दिया हुआ है डॉट, इसका मतलब मैंने उत्तर पूरा लिख दिया है। शौर्य का अर्थ क्या है? शौर्य का अर्थ है सूरज का, इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल देंगे। ठीक है, ज्योतिषी कौन होते हैं? जो ग्रह नक्षत्रों की जानकारी रखते हैं वे ज्योतिषी कहलाते हैं। प्रारंभ में पानी किस प्रकार वर्षा होगा? पेज 120 का सेकंड लास्ट पैरा। ये देखो, यहाँ से आप लिखिए, ये देखिए, यहाँ से आप लिखिएगा, जब धरती ठंडी हो गई तो हवा में जितनी भाप थी वो जमकर पानी बन गई और मेघ बनकर बरस पड़ी। ठीक है, तो बस यहाँ तक आपको लिखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न, चांद किसके चारों तरफ घूमता है? आप पूरे वाक्य में लिखेंगे, चांद धरती के चारों तरफ घूमता है। ग्रहों उपग्रहों का बाबा कौन है? ग्रहों उपग्रहों का बाबा सूरज है। सितारों के बारे में कौन जानता है? सितारों के बारे में ज्योतिषी जानता है। कौन नहीं जगमगाते हैं? ग्रह नहीं जगमगाते हैं।
अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सौर जगत किसे कहते हैं? पेज 119, फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ, सौर जगत किसे कहते हैं? सूर्य, उसके ग्रह, ग्रहों के उपग्रह मिलकर एक सुखी परिवार बन जाता है। इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है, ग्रहों और सितारों में क्या अंतर है? तो ये मैंने लिख दिया है। प्रशांत महासागर कैसे बना? इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 120 के सेकंड लास्ट पैरा में। तो यहां से लिखेंगे, जैसे सूरज का एक टुकड़ा टूटकर धरती हो गई, इसी तरह धरती का एक टुकड़ा टूटकर निकल भागा और चांद हो गया। बहुत से लोगों का ख्याल है चांद के निकलने से जो गड्ढा हो गया वह अमेरिका और जापान के बीच का प्रशांत महासागर बन गया। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न है, धरती बनने की प्रक्रिया अपने शब्दों में लिखिए। पेज नंबर 120, थर्ड लास्ट पैरा। इसमें आपको मिलेगा धरती बनने की प्रक्रिया। यहां से लिखेंगे। ठीक है, किसी वजह से सूरज के छोटे छोटे टुकड़े उससे टूटकर हवा में निकल पड़े, लेकिन वे अपने पिता सूर्य से बिल्कुल अलग ना हो सके। हमारी पृथ्वी भी, हमारी धरती भी सूरज से निकल भागी थी। उस जमाने में यह बहुत गर्म रही होगी, इसके चारों तरफ हवा भी बहुत गर्म रही होगी, लेकिन सूरज से बहुत छोटी होने के कारण वह जल्दी ठंडी होने लगी। यहाँ तक लिखने के बाद लास्ट में ये लिखेंगे, और ज्यों-ज्यों धरती ठंडी होती गई, सूरज भी समुद्र भी ठंडे होते गए, त्यों-त्यों दोनों प्राणवान चीजों के रहने के लायक हो गए। यानी कि आपको मिलाकर लिखना है उत्तर, पहले यहाँ से यहाँ तक दोनों लाइनों को, फिर क्या करना है, यहाँ से लिखना है हमारी धरती भी और ठंडी होने लगी तक, और उसके बाद आखिरी वाली लाइन लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न जो है सही विकल्प, ये तो आप लोगों के लिए बड़ा आसान है, आप लोग फट से कर सकते हैं, फिर भी मैंने कर दिया है, देख लीजिए। आगे बढ़िए, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में वान प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाने हैं। तो धन में वान जोड़ेंगे, धनवान, भगवान, प्राणवान, बलवान। तो बच्चों, और ये लास्ट प्रश्न है कि सुनने में समान लगने वाले यानी श्रुत समभिन्नार्थक शब्द, उनका वाक्यों में प्रयोग करके अर्थ स्पष्ट करना है। मैंने यहाँ पे आपके लिए वाक्य भी बना दिए हैं, और ये देखिए मैंने जो शब्द हैं उनको अंडरलाइन भी कर दिया है। ठीक है, अर्थ मैं आपको बता दे रही हूँ, और ये वाक्य आप लोग खुद से समझ जाइएगा। ग्रह का मतलब होता है, जो भी हमने पढ़ा, सौरमंडल का ग्रह, सौरमंडल का सदस्य यानी प्लैनेट। गृह मतलब घर। तो जब लोग बोलते हैं ना ग्रह कार्य कर लिया, तो मुझे अक्सर ना गुस्सा आ जाता है कि ग्रह यानी प्लैनेट का काम किया है आपने या घर का काम किया है। तो यहाँ पे गृह और ग्रह में कितना अंतर है आप समझिए। वर यानी वरदान, या जो भगवान के की दया मिलती है, उनकी तरफ से जो आशीर्वाद मिलता है उसको वरदान कहते हैं। और वर दूल्हे को भी कहा जाता है, ग्रूम को। उसके बाद वार, वार का मतलब होता है प्रहार, अटैक करना, या वार का मतलब दिन भी होता है। ठीक है, तो मैंने फिलहाल वरदान और प्रहार से यहाँ पे वाक्य बनाया है, दूल्हा और दिन से नहीं बनाया है। सितारा मतलब तारे, सितार मतलब वाद्य यंत्र जो कि तार से जुड़ा होता है, आपने देखा होगा। पहाड़ मतलब पर्वत, और पहाड़ा मतलब टेबल, गुणन सारणी जिसको बोलते हैं टेबल, वही पहाड़ा कहलाता है। तो ये सारे मैंने वाक्य भी आपके लिए बना दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इस पाठ में अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। अगर आपको ये पाठ समझ में आ रहा है तो भी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तो भी आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि मेरा पढ़ाना या मेरा बताना कितना सफल हो पा रहा है। तो फिलहाल
इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, ठंड से बचिएगा, कोविड से बचिएगा और पढ़ाई में ध्यान लगाइएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।